के कार्यकाल के 8 साल मुकम्मल हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसे अमृत महोत्सव कहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये भी कि आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जब भारत विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर खड़ा होगा और उसको किस प्रकार से उसके लिए योजनाबद्ध तरीके के साथ हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, विशेषकर युवा, और ये युवा देश है और वो लोग जिनके पास अगले 25-30 वर्ष ऊर्जापूर्ण एक्टिव सर्विस देने का अवसर है, उनके ऊपर हमारा विशेषकर फोकस ध्यान रहने वाला है, सरकारी तंत्र में भी और योजनाबद्ध तरीके के साथ भी। क्योंकि सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही भारतवासी उस समय ये कहने की स्थिति में हो कि भारत को शिखर पटल में पहुंचाने का योगदान हमारा भी रहा और हमारी पीढ़ी के लोग उनको उनमें उस प्रकार की क्षमता पैदा करने में कुछ भूमिका अदा कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, ये हमारे लिए संतोष की बात रही। और इसी विचार को लेकर के देश भर में काम भी किया जा रहा है। कुछ एक सरकार और पार्टी की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की भी योजना है और मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं उनको आखिरी कतार तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का किस प्रकार योजना बने और किस तरह उसकी योजना की रचना हो। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया कि कई बार इस प्रकार की योजनाओं का उस प्रकार की जागरूकता नहीं है जिस प्रकार की अपेक्षित है। इसी प्रकार युवाओं को लेकर के हमने इस 3 दिवसीय प्रवास में एक बड़ी ही सफल कार्यशाला आयोजित की थी परसों, स्टार्टअप्स को लेकर के, और मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष भी है और हर्ष भी कि बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और भारत सरकार में इस समय अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए सहयोग भी उपलब्ध करवाया जाता है, सहायता भी और टेक्नोलॉजी की सुविधा भी। और आपको स्मरण होगा कि मोदी जी ने लाल किले के परिसर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2015 में स्टार्टअप इंडिया कहा था। इसका आह्वान लाल किले से जब प्रधानमंत्री करते हैं तो जाहिर है कि इसको कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। इन्हीं कारणों से जिस प्रकार स्टार्टअप की इस मुहिम ने कुछ एक दक्षिण भारतीय प्रदेशों में, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात इत्यादि में एक तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम हुआ है, उतना यहाँ पर नहीं था। इसलिए हम यहाँ पर भी उस प्रकार की जागरूकता का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। अनेकों नए उसमें पहल की गई है। एक अरोमा मिशन है खेती को लेकर के, किसानी को लेकर के, जैसे आजकल एग्री टेक स्टार्टअप्स कहा जाता है कि आधुनिक किस्म की एग्रीकल्चर जिसमें ड्रोन का उपयोग होता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, समय बचता है, खर्चा बचता है। इन प्रकार के नए जो आयाम हैं जो रोज़गार का साधन भी बन सकते हैं, जीविका का साधन भी, क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को वेतन याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन मोदी जी जैसी जिम्मेवार सरकार सदा ये प्रयास में रही कि रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए जाए और ऐसे सेक्टर्स जिनको पहले खोजा नहीं गया था, जैसे अरोमा का सेक्टर है, औषधियों का सेक्टर हिमालयन बेल्ट में है, लेवेंडर का सेक्टर, बैम्बू का सेक्टर, और उसको लेकर के अनेकों इस तरह के कानून और संशोधन भी किए गए हैं। भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हम सब जानते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस से हम परिचित है। ये 100 साल पुराना था, 1918 का। उसको संशोधित करके होम ग्रोन बैम्बू जो घर आंगन में बाँस उगता है उसको उससे मुक्ति दे दी गई है। और इसी प्रकार 5-6 हज़ार की तजारत प्रतिवर्ष अगरबत्ती की होती थी, लेकिन विडम्बना ये कि सारी की सारी अगरबत्ती बाहर से आती थी। उस पर भी आयकर जो इम्पोर्ट टैक्स है उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया ताकि डोमेस्टिक होम ग्रोन बैम्बू को बढ़ावा मिल सके। तो जिस प्रकार से अमृत काल में और आने वाले समय में युवाओं के महत्व को देखते हुए उनकी ऊर्जा को किस प्रकार से देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में पर्याप्त ढंग से उपयोग में लाया जाए, चैनलाइज किया जाए, उसी को लेकर के ये सारी योजनाओं की रचना हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी सदा से ही समाज से जुड़ा हुआ एक संगठन रहा है। 24/7/365
ये संगठन है, ये ऐसा नहीं कि जो सिर्फ इलेक्शन के समय सक्रिय होता है। की योजनाएं हैं, समाज हित की हैं, और मुझे लगता है कि प्रत्येक समाज के वर्ग से अपेक्षा है कि वो इन योजनाओं के साथ, इन जन कल्याण कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाएं, और उसी को लेकर के ये प्रयास जारी है। यात्रा में त्रासदी हुई है, सरकार की तरफ से रिलीफ किस तरह का है, क्या नहीं, मैं तो सबसे पहले ये मुझे लगता है कि ये यकीनन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हुआ कि इतनी श्रद्धा से देश भर से वहाँ श्रद्धालु गए हुए थे। परंतु एक प्रशंसनीय बात है कि जैसे ही इस घटना का समाचार बाहर आया है, तुरंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अमल में ला लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने तुरंत कार्रवाई अपनी प्रारंभ कर दी, और उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों का बचाव भी हो पाया है। ये सच है कि अभी भी 15 या उससे अधिक शव प्राप्त हुए हैं। बहुत से 40-45 ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो लापता हैं, लेकिन जो बच गए हैं, यदि आप उनका कथन सुनेंगे, उनकी व्याख्या सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी बात करने से ज़्यादा प्रभावी उनकी बात होगी। वो किस तरह से, आज आप देखें समाचार पत्रों में भी, अन्य सूत्रों में भी, वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार सेना ने तत्काल आकर के, हमने ना केवल बचाया बल्कि समय हमें बताते भी रहे कि भाई जहाँ खड़े हो वहाँ चिपक जाओ, उस चट्टान को पकड़े रखो, बिल्कुल जैसे घर परिवार के सदस्यों का बचाव किया जाता है, उस प्रकार से भारतीय सेना ने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने काम किया। और जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि भारतीय सेना युद्ध के समय, युद्ध काल में तो प्रशंसनीय काम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन शांति काल में जो इनकी भूमिका रहती है, चाहे वो सद्भावना के तौर पर, चाहे वो त्रासदी के समय में, उसका उतना उल्लेख नहीं होता। मुझे लगता है ये अवसर है हम अपनी सेना को और इन रेस्क्यू एजेंसीज़ को नमन भी करें और उनका आभार भी प्रकट करें। सर, इस समय देश के अंदर सब तन से जुदा जैसे नारे जो है वो खुलेआम लगाए जा रहे हैं, कट्टरता वर्सेस कट्टरता फैलती जा रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या इसका समाधान? मुझे लगता है कि जो संबंधित विभाग और मंत्रालय और एजेंसीज हैं वो इसका संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस बात में बात जोड़ करके इस बहस को आगे बढ़ाने का पाप नहीं करूँगा। उदयपुर राज हैं कांग्रेस के, उन्होंने श्रीलंका से भारत की तुलना की है। उनका कमेंट आया है कि जैसी वहाँ दिक्कत है श्रीलंका में चल रही है, उदित राज भारत भी वैसा ही ना कि ये एक पहली बात तो ये है कि ये क्यों कहा गया, ये अलग बात है, लेकिन आप पत्रकार मित्र हैं, हर बात का विश्लेषण करते हैं। आज़ादी से लेकर के आज तक के घटनाक्रम पे आपकी नज़र रही है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? कोई कर सकता है। भारत इस समय ना केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना था। भारत लोकतंत्र की जननी है। 1947 से लेकर के आज तक जो एक साथ दूसरे देश आज़ाद हुए थे, उनका क्या हुआ और क्या रहा वो कहने की आवश्यकता नहीं। भारत में एक एक दिन में लोकतंत्र मजबूत हुआ, यहाँ तक कि जब इमरजेंसी जैसी चेतावनी और चुनौती का सामना करना पड़ा 1975 में, तो सारा का सारा देश एक साथ एकत्रित होकर के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सामने आया। तो मुझे लगता है कि ये न केवल भारतीय संस्कारों और मर्यादा बल्कि भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक सोच का भी अपमान है इस प्रकार की टिप्पणी करना। जैसे आप जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि इसलिए एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है। बीच में कश्मीरी पंडितों का काफ़ी वहाँ परेशान हुए और काफ़ी पलायन हुआ, जान हुए, तो क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं वहाँ क्या? नहीं, आपका कहना ठीक है। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 1979-90 में उनको पलायन करना पड़ा तो मुझे नहीं लगता अपने ही देश में कहीं कोई विस्थापित हुआ हो या शरणार्थी बना हो। परंतु उस समय तत्कालीन सरकारों का क्या रवैया रहा उसमें हम नहीं जाना चाहते,
लेकिन आपको स्मरण होगा कि उस समय भी भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, लेकिन हमारे ही नेता सामने आए थे इन विस्थापित हुए परिवारों की देखरेख करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको उनका आवास की व्यवस्था करने के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन करने के लिए। और आज भी जितना कुछ भी इनके लिए किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही किया गया है, और आगे भी इनकी चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। फर्क हो रहा है, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपका भी सहयोग हमें अपेक्षित होगा कि हम जहाँ जहाँ मानसिकता में सरकारी नौकरी घुस गई है उससे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। और यदि आप आंकड़ेबद्ध तरीके के साथ भी देखेंगे तो सरकारी वेतन जितना मिलता है उससे कई गुना अधिक हमारे स्टार्टअप कमा रहे हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार से इसको विशेष प्राथमिकता दी है, मोदी जी के कार्यकाल की क्या विशेषताएं रही उसको समझने के लिए ये भी अनिवार्य है कि अब के 8 वर्षों की तुलना पिछले 8 वर्षों से की जाए। 2014 से पहले उदाहरण के तौर पर जब युवाओं की और उनकी रोजगार की बात की जाए तो देश भर में मात्र 300 या 400 स्टार्टअप थे। आज 8 वर्ष में बढ़कर के 70,000 हो गए, कई गुना, और 100 से अधिक यूनिकॉर्न, यानी जिनका अपना बहुत बड़ा सरमाया है। कभी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि भारतीय युवा में प्रतिभा है, मेहनत करने का जज्बा है, उसके बाद सुविधा टेक्नोलॉजी नहीं थी जो मोदी जी ने उपलब्ध करवाई। अब जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन प्रदेशों में एक मानसिकता में सरकारी नौकरी का एक विचार है, मैं ये तो नहीं कहूँगा वहम, उससे उनको मुक्ति दिलवाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। उसी को लेकर के हमने परसों भी यहाँ कार्यशाला की, और ये प्रमाण सहित सिद्ध किया जा सकता है। और हमारे पास ऐसे युवा है जो कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरियां छोड़ करके हमारे पास स्टार्टअप का काम शुरू कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 बीटेक किए हुए युवा बंगलौर से लौटे, एक MBA किसी मल्टीनेशनल में थे, और वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में उन्होंने काम शुरू किया है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि विश्व की कोई भी सरकार, कोई भी देश, हर व्यक्ति, हर नौजवान को वेतन याफ्ता या तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती। वो हमें ख्याल हटा देना चाहिए, लेकिन अपनी जीविका स्वयं कमा सके उस तरह की परिस्थिति पैदा की जा सकती है, और वो मोदी जी ने की है। विपक्षी आपको चौकीदार कम ठेकेदार कर रहे हैं, आप भी वही बात स्वीकार कर रहे हैं, ठेके पर सबको आदमी को ले जाना। नहीं, वो ऐसा है कि अब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। हम ये तो नहीं अपेक्षा करते कि कांग्रेस हमारी प्रशंसा करेगी, लेकिन आप जैसे पत्रकार बंधु इसका विश्लेषण करें कि हम कितनी प्रशंसा के लायक हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने कहा की घटना का जो आरोपी है उसे भाजपा से संबंध बताया लगातार उसे। नहीं, वो प्रमाणित हो गया कि ऐसा कोई तर्क है नहीं। अब कहने मात्र से कुछ नहीं हो रहता है, बल्कि उसके विपरीत हमारे प्रवक्ताओं ने भी कल ये सिद्ध किया, प्रमाण सहित, एविडेंस सही, कि समय समय पर आतंक को बढ़ावा देने वाली ताकतों और तत्वों के साथ राजनीतिक गठबंधन भी कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं। तो अगर एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि जो है धर्म के नाम पे बांटने वाले सच्चे आध्यात्मवादी नहीं हो सकते, बीजेपी पे कटाक्ष किया है। मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाता है तो इसका अर्थ ये है कि उनके पास कोई और आलोचना करने के लिए बिंदु नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने जिस प्रकार के आरोप अभी लगाए जा रहे हैं, पहले लगाए जा रहे हैं, उसके विपरीत प्रमाणित किया कि हर वर्ग की चिंता कैसे की जाती, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे स्वर्ण जातियाँ हों। प्रत्येक वर्ग के लिए जिस प्रकार के मोदी जी ने कानून और रिफॉर्म्स लाए हैं उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। और हर क्षेत्र में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर, और यही कारण है शायद कि पूर्वोत्तर में भी एक के बाद एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बन रहा है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो हमें गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से,
कि साहब ये हमारे खान पान में दखल देंगे, हमारी जीवन शैली में दखल देंगे। पूर्वोत्तर में तरह तरह की बातें फैलाई जाती थी। अब उन्होंने हमें आजमाया है 8 वर्षों में कि मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐसी सरकार है जहाँ जिस चीज़ की कोताही रह गई उसकी पूर्ति करनी, जहाँ कोई न्याय नहीं हो पाया वहाँ न्याय पहुँचाना। ये नहीं सोचना कि कौन सा वर्ग है, कौन सा धर्म है, कौन सी जात है। चाहे आपकी उज्ज्वला स्कीम है तो कभी ये तो नहीं पूछा कि सिलेंडर पहुँचा तो किसका घर है, किस परिवार का, किस धर्म का, या मकान बनाया तो सूची बनी, ये नहीं सोचा कि हिंदू का है कि मुसलमान का है। प्रमाणित ढंग से 8 वर्षों में मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति, एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो पहुँचाई जाए, बाद में जनता फैसला करे कि किसको वोट देना है। वो वोट की राजनीति से ऊपर उठ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा, चाहे वो लोकसभा। जैसे मैंने कहा 24/7/365। ये कांग्रेस पार्टी अन्य दलों की तरह नहीं है कि वो चुनाव से 3 महीने पहले सक्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने रिपोर्ट भी किया है राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब किसी एक प्रदेश में चुनाव संपन्न होता है विधानसभा का, तो उसी दिन शाम को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगले प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाला होता है उसकी समीक्षा प्रारंभ कर देते हैं, भले ही वो चुनाव 6 महीने या 1 साल के बाद क्यों ना होना हो। तो ये एक फुल टाइम पार्टी है हमारे, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ एक कार्य संस्कृति है, निरंतर क्षमता निर्माण, कार्यकर्ता विकास, वर्कर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दी वर्कर। इन सब बातों को लेकर के निरंतर हमारे कार्यक्रम प्रक्रिया जारी रहती है और चुनाव जब आता है तो उसी शैली से चुनाव का भी सामना करने में हमारे कार्यकर्ता सदा सक्षम रहते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है सर, जिस तरह सर टीम में मुरादाबाद में विधायक 2017 में आप पीछे थे, 2019 में आप मुरादाबाद में पीछे हैं और 2022 में भी पीछे हैं। क्या अभी तक नब्ज टटोल पाए इन दोनों में, क्या लगा? आप देखिए, अभी टटोला जा रहा है तो धीरे धीरे। सर एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं आई, उसके बाद में देश का माहौल कुछ बदला। विश्व हिंदू परिषद ने भी उसका पलट करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 1 के बदले 10 मांगे। नहीं, मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय आम नागरिक की सद्बुद्धि और सर देश का माहौल क्या प्रशासन होता जा रहा है ये चीज़ है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है या मोदी जी का या मोदी सरकार का संबंध है, सभी समुदायों को, सभी वर्गों को साथ लेकर के ही नीति का पालन किया जा रहा है। आरएसएस भी कह रही है कि विरोध करना चाहिए ऐसे बस काम। हो गया 6-7 विभाग और मंत्रालय जो विज्ञान से जुड़े हैं, सबके सब मेरे ही साथ ही मेरी जिम्मेवारी में है। एक महत्वपूर्ण काम होने वाला है जिसका भारत के लिए जो एक बड़ी ही एक उपलब्धि रहेगी विश्व स्तर पर भी, कि अगले वर्ष हमारा भारतीय मूल का एक मानव 1 या 2 अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारे गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस वर्ष के अंत तक 2 ट्रायल फ्लाइट्स की जाएंगी। पहला एक मिशन जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा जिसमें रोबो जाएगी, एक फीमेल रोबो एस्ट्रोनॉट जिसका नाम वायुमित्र रखा गया है। और फिर इन दोनों फ्लाइट्स के अनुभव के आधार पर फीमेल जाएगी, कहाँ की? फीमेल रोबो पहले खाली जाएगा, पहले का, और फिर जो तीसरा जाएगा उसमें हमारे 2 या 3 एस्ट्रोनॉट, उसका भी अंतिम निर्णय होगा, वो जाएंगे। और साथ ही साथ मोदी जी के नेतृत्व में एक नई पहल हुई है कि समुद्री जो हमारे सरमाए हैं उनकी तरफ कभी किसी सरकार ने तवज्जो नहीं दिया। 7,000 किलोमीटर से अधिक हमारा समुद्री तट है, कोस्टल एरिया। और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके नाम पर समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ मित्र आए थे, मैंने कहा आपका देश जो है वो कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, आइलैंड भी है, लेकिन समुद्र का नाम देश पर नहीं है। लेकिन यहाँ इसलिए कि शायद हमारे पूर्वजों को एहसास हुआ कि इसके अंदर कितना सरमाया है, और इसलिए हमने एक समुद्र यान भी लॉन्च किया है जो जाकर के खोज कर रहा है समुद्र के अंदर तक की तह तक, जिस तरह के अलग अलग तथ्य पदार्थ वहाँ पे उपलब्ध है। आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और जैसे ही गगनयान जाएगा अंतरिक्ष में, लगभग उसी समय हम प्रयास कर रहे हैं कि एक हमारा मानव समुद्र के अंदर जाएगा। पहले चरण में हो सकता है वो 400-500 मीटर तक जाए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अनुभव आता जाएगा,
समुद्र के तट के नीचे लगभग 4-5 हज़ार तक गहराई रहती है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक, जैसा मैंने कहा, आने वाले 25 वर्षों में जो भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा तो उन सरमायों, उन रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा एक रोल और भूमिका रहेगी, जो मोदी जी की दूरअंदेशी के कारण फोकस में आए हैं, प्राथमिकता में आए हैं, क्योंकि वही समुंदर, वही तट, लेकिन किसी ने इस तरफ आज तक तवज्जो नहीं दी थी। नहीं, वो अभी ये सारे प्रयोग के विषय हैं, इसमें अभी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। गगनयान कब तक मतलब कितना वक्त लगेगा इसमें? मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 में हम कर लेंगे। वैसे तो इसकी हमने जो कल्पना की थी और ये इच्छा भी थी कि ये 75 साल जो आज़ादी के हो रहे हैं उसके लगभग समय हो, लेकिन बीच में कोविड काल आ गया तो लगभग 2 वर्ष का विलंब तो उसी में हो गया। मुरादाबाद का आपने कुछ दिया है? आने वाले समय में देखिएगा, मुरादाबाद में मुझे लग रहा है एक आपका सहयोग हो सकता है। यहाँ पर स्टार्टअप का बहुत एक अलग सा अपना एक एक्सक्लूसिव सरमाया है, जो काम पहले मेटल का होता था उसमें वैल्यू एडिशन करके किया जा सकता है। परसों आपने बोला भी और हमारे पास अब ऐसी व्यवस्था है सरकार पे कि यदि कोई स्टार्टअप प्रोडक्ट डेवलप करता है तो उसकी मार्केटिंग की भी हम सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं या सहयोग करवा सकते हैं। जैसे लेवेंडर के अतर बनते हैं तो उनको मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार है। और मुझे लग रहा है कि अब हम ये जो हमारा यहाँ का काम था मेटल का, उसमें वैल्यू एडिशन करें। जैसे कश्मीर में मैं बैठा था, वहाँ पश्मीने का काम करें, तो मैंने उनसे सुझाव दिया क्या इसमें बैम्बू के भी तार जोड़े जा सकते हैं क्या, क्योंकि जब बुनाई होती है उसी तरह से होती है। तो इस तरह भी यहाँ भी हम करें। कुछ एक आइडिया दिए हैं युवाओं को, युवाओं में प्रतिभा भी बहुत है, लेकिन उस दिशा में अगर हम इनको ले जाएंगे